हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेस एंड कोपिंग के बारे में, जो हेल्थ साइकोलॉजी के थर्ड यूनिट में है। तो सबसे पहले स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस एक हमारा साइकोलॉजिकल और फिजिकल रिस्पॉन्स किसी भी इवेंट पे। वो इवेंट क्या है? जो किसी स्ट्रेसर की वजह से कॉज हुआ है। ठीक है, जो स्ट्रेसर्स होते हैं, ये चैलेंज करते हैं इंसान की नॉर्मल फंक्शनिंग को। और वो क्या होती है? नॉर्मल फंक्शनिंग इज होम्योस्टैटिस, इन या स्टेटस ऑफ बैलेंस, नॉर्मल फंक्शनिंग। ठीक है, अब जो हेल्थ है वो क्या होता है? एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग है, ना ही सिर्फ किसी एब्सेंस ऑफ डिजीज है, जो हमने ऊपर भी पढ़ा, या इंजरी और इलनेस। ठीक है, इलनेस वेलनेस कॉन्टिनम ऑलरेडी हम ऊपर पढ़ के आ रखे हैं कि ये कॉन्टिनम होता है, एक रेंज होती है। एक साइड पे बहुत सारी एकदम हेल्थ, कितना हेल्दी है इंसान, राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड डोमिनेट करती है। यहाँ पे भी लिखा है, देखो, जो दूसरी साइड है वो डोमिनेट करती है स्टेटस ऑफ इलनेस, और मिड में होता है न्यूट्रल हेल्थ स्टेटस। अब स्ट्रेस क्या है? इसमें कुछ बिहेवियर में भी इंक्रीज आता है, कुछ फिजियोलॉजी में भी इंक्रीज आता है। फिजियोलॉजिकल इंक्रीज देखेंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, क्लोटिंग इन ब्लड होती है, स्ट्रेस हार्मोन्स, ठीक है, कॉर्टिकॉइड्स। और अगर हम बिहेवियर इंक्रीज देखेंगे तो एक्सीडेंट्स होते हैं, अल्कोहल यूज, टबैको यूज, डाइटरी फैट, राइट। अब हेल्थ एंड स्टेटस, हैंस एली थे जो, इन्होंने 1956 में ये फिजियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने पहली बार स्ट्रेस, इन्होंने वर्ड का यूज़ किया था स्ट्रेस का। ठीक है, सबसे पहले 1956 में उनकी बुक थी स्ट्रेस ऑफ लाइफ, उसमें उन्होंने इसका इसके बारे में बात की थी। ही बेसिकली टॉक्ड अबाउट अबाउट हिज रिसर्च, उन्होंने अपनी रिसर्च के बारे में बात की, जिनमें उन्होंने बताया कि ही वाज ट्राइंग टू असेस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्रॉनिक स्ट्रेस। यानी अगर हमें क्रॉनिक स्ट्रेस होता है तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। तो उसने बताया कि किस तरीके से जो स्ट्रेस होता है वो हमारी फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग को चेंज करता है, और वो किसके साथ एसोसिएटेड है? हमारी डिजीजेस के साथ। ठीक है, तो स्ट्रेस इज एसोसिएटेड विद डिजीज, हाउ इट इज एसोसिएटेड विद इट। तो ये किसने? हैंड सेली ने बताया था। तो जो फिजियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्ट्रेस होते हैं वो अपी मतलब वो देखे गए एज अ वियर एंड टीयर, वियर एंड टीयर है ये। ठीक है, वियर एंड टीयर ऑन द बॉडी। हैंड ने एक्सप्लेन किया था दैट, एक्सप्लेन दैट हैव अडेप्टेड टू एनी काइंड ऑफ, कोई भी किसी भी तरीके की डिमांड जो प्लीजेंट हो और अनप्लीजेंट हो, वो कुछ नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स देती है, जिसको हम स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने स्टार्ट, एक सेकेंड इसको ना थोड़ा, जैसे हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि ये रिस्पॉन्स होता है। अब थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो गया। ठीक है, known as stress, he suggested that the situation was perceived to be good। ठीक है, अगर जो सिचुएशन है वो मतलब सही भी परसीव की जाएगी तब भी, जैसे कि रिसीविंग एन अवार्ड। ठीक है, उससे भी कई बार आपको स्ट्रेस हो जाता है ना, कि यार मुझे जाना है, रिसीव करने जाना है, वो टेंशन, वो नर्वसनेस, राइट। और बैड एग्जाम्पल भी हो सकता, मतलब या फिर बैड भी हो सकता है, परसीव टू बी गुड, गुड भी हो सकता है, या टू बी बैड, जिसके अंदर जैसे आप फेल हो रहे हो एग्जाम में। ठीक है, या फेलिंग इन एग्जाम एंड रिस्पॉन्स टू देयर डे टू डे लाइफ, जो भी इवेंट्स हैं उनके, जॉब, फैमिली, उसका भी स्ट्रेस होता है। इशू, जो फैमिली इश्यूज हो गए, वर्क एंड हाउस होल्ड रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कुछ रिसर्चर्स ने रिलेट किया था स्ट्रेस को सेल्फ एस्टीम के साथ, कि अगर स्ट्रेस ज़्यादा होता है तो हमारी सेल्फ एस्टीम कम हो जाती है। पैंडेमिक में हमने देखा है कि किस तरीके से वर्क फ्रॉम होम चालू हो चुका है। इसके अंदर हम देखते हैं कि कैसे ऑनलाइन वर्किंग जो मोड है लोगों का, उसने किस तरीके से यू नो हमारे को बहुत कम टाइम दिया है, सो दैट हम इंगेज कर सकें किसमें? लेजर एक्टिविटीज़ में। ठीक है, और इसने क्या इंक्रीज कर दिया हमारे वर्किंग आवर्स, एंड हैज़ क्रिएटेड अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन माइंड एंड बॉडी। ठीक है, इससे क्या होता है? इमोशनल टर्मोइल होता है, रिड्यूसिंग इनर पीस एंड चेंज इन लाइफस्टाइल, या फिर लाइफस्टाइल चेंज। अब लेजरिस ने 1966 में डिफाइन किया था स्ट्रेस को एज अ स्टेट ऑफ एंजाइटी। क्या है? एक स्टेट ऑफ एंजाइटी है जो होती है व्हेन वन इज अनेबल टू कोप, जब हम कोप नहीं कर पा रहे हैं, जो भी डिमांड्स है ऑफ सर्कमस्टांसेस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अगर हम उनको, उन डिमांड्स को पूरी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, उनसे कोप नहीं कर पा रहे, तो हमें एंजाइटी होगी, तो दैट इज स्ट्रेस अकॉर्डिंग टू लेजरस। ठीक है, तो इन्होंने एम्फेसिस दिया था किस पे? कॉग्निटिव अप्रेजल पे ऑफ सिचुएशन एज थ्रेटनिंग टू वंस वेल बींग, कि जो भी अप्रेजल्स होते हैं ये थ्रेटनिंग होते हैं हमारे वेल बींग को।
ठीक है। समटाइम्स व्हाट मे बी इंटरप्रेटेड एज स्ट्रेसफुल, जो कभी हमें लगता है कि स्ट्रेसफुल है किसी इंसान के लिए, एक इंसान के लिए, वो दूसरे के लिए शायद ना हो। ठीक है। स्ट्रेसफुल फॉर वन पर्सन मे नॉट इवन टेक नोटिस ऑफ द अदर पर्सन, मतलब दूसरा इंसान उस चीज को नोटिस भी नहीं कर रहा है जो मेरे लिए स्ट्रेसफुल है। ठीक है। सो वी कैन से दैट स्ट्रेस इज वेरी सब्जेक्टिव, बहुत सब्जेक्टिव है। दस द सेम सिचुएशन में बी परसीव्ड वेरी डिफरेंटली। ठीक है। तो सेम सिचुएशन बहुत डिफरेंटली परसीव की जा सकती है दो अलग पीपल के थ्रू। ठीक है। द बेस्ट पार्ट इज दैट जब कुछ भी होता है जो कैटेस्ट्रोफिक होता है, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर मूवमेंट या मोमेंट होता है जो कैटेस्ट्रोफिक होता है, ठीक है, जिसको हम परसीव करते हैं कैटाट्रॉफिक, वो हमें जब अभी हमें वो कैटास्ट्रोफिक लग रहा है, लेकिन बाद में जब हम उसको याद करेंगे तो हम लोग इवन हंस भी सकते हैं कि हम लोग उसको इतना स्ट्रेसफुल क्यों समझ रहे थे उस टाइम पे। ठीक है। द होल पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ, जो भी हमारा पूरा पर्सपेक्टिव है लाइफ का, वो चेंज होता रहता है, इवॉल्व होता रहता है। ठीक है। वट मे बी क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट टुडे, जो हमारे लिए आज क्रूशियल है, इम्पॉर्टेंट है, उसका शायद कोई कल रेलेवेंस ही ना हो। ठीक है। इट इनकॉपरेट्स द माइंड बॉडी एंड सोल, इसके अंदर क्या क्या है, माइंड बॉडी और सोल को इनकॉपरेट करता है। इट कैन बी अंडरस्टूड इन मोर होलिस्टिक मैनर, इसको आप होलिस्टिक मैनर में समझ सकते हैं। इफ वी अंडरस्टैंड द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेस, अगर हम अंडरस्टैंड करें बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, हाउ इट परसीव्ड, देन प्रोबेबली वी विल एबल टू रियलाइज, हम ये रियलाइज कर पाएंगे कि किस तरीके से इसने इन्फ्लुएंस किया हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ को। दिस दिस विल बी बेनिफिशियल इन प्रमोटिंग, अगर हमें पता चल गया कि हाउ इट इज इन्फ्लुएंसिंग अस, तो हम बता सकते हैं ना कि कि किस वजह, क्या कॉज है किसी भी मेंटल हेल्थ इलनेस का या कुछ भी। ठीक है। तो वही है कि सिंस स्ट्रेस में मीडिएट द डेवलपमेंट ऑफ डिसऑर्डर, स्ट्रेस की वजह से डिसऑर्डर हो रहा है। तो ठीक है। तो ये इंटरैक्ट और इन एक सेकेंड, ये और इंटरैक्ट विथ फिजियोलॉजिकल सिस्टम, जो हमारा होता है कि जो इलनेस, ये जो सॉरी जो स्ट्रेस है वो डेवलप करता है डिसऑर्डर, और इंटरैक्ट करता है हमारे फिजियोलॉजिकल सिस्टम से, और इन्हांस करता है हमारी मेंटल इलनेस को। की कोपिंग, द कोपिंग विथ स्ट्रेस में हेल्प अस रिकवरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर, तो जब हम इससे कोप करेंगे तो हम रिकवर कर सकते हैं अपनी मेंटल डिसऑर्डर से। तो कोपिंग विथ स्ट्रेस में हम देखेंगे कि हाउ वी कैन कोप। तो बहुत तरीके के कोपिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं जो इंसान जो है इसको थोड़ा सा इतना कर देते हैं। देर आर मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ कोपिंग स्ट्रैटेजीज, बहुत सारी कोपिंग स्ट्रैटेजीज हैं जो पीपल यूज करते हैं जिससे वो अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सके अपने लाइफ के। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसके अंदर क्या है कि जो अप्रोचेस कैसे कैसे हो सकती है, सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है, प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर दो, मैनेज कर लो इमोशंस को, सीक सोशल सपोर्ट और चेंज द वे ऑफ थिंकिंग, जैसा आप सोच रहे हो, ये सब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है पर्सनल कोपिंग स्ट्रैटेजीज क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहले हो गया सोशल सपोर्ट। ठीक है। तो ठीक है, तो कोपिंग विद स्ट्रेस में हमने अभी ये पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे पर्सनल कोपिंग स्ट्रैटेजीज में सबसे पहले सोशल सपोर्ट। तो व्हाट इज सोशल सपोर्ट, तो सोशल सपोर्ट जो है वो रेफर करते हैं, मतलब इट रेफर्स टू व्हाट, रेफर्स टू द काइंड ऑफ सपोर्ट जो हम सपोर्ट लेते हैं। आई एम सॉरी अगर आपको शोर आ रहा हो पीछे से, बिकॉज इट इज़ 31st नाइट, तो सब पार्टी वगैरह कर रहे हैं अभी, तो इस वजह से थोड़ा शोर है, राइट। तो या बैक टू आवर टॉपिक। तो सोशल सपोर्ट क्या होता है, ये एक काइंड ऑफ सपोर्ट है जो एक पर्सन रिसीव करता है फ्रॉम अदर पीपल, दूसरे लोगों से जो हम एक सपोर्ट लेते हैं। वो कैसे, मटीरियलिस्टिक सपोर्ट भी हो सकता है या इमोशनल सपोर्ट भी हो सकता है, कई बार फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होता है, राइट, तो वो सब मटीरियलिस्टिक में आ जाएगा, या इमोशनल सपोर्ट। तो कुछ पीपल होते हैं वो एसोसिएट करते हैं विद देयर सोशल कॉन्टैक्ट थ्रू सोशल नेटवर्किंग। तो जब आप उदास हो तो कई बार आप लोगों से बात करना प्रेफर करते हो, और और कभी कभार मतलब कुछ लोग ऐसा होते हैं वो सोशल आइसोलेशन को प्रेफर करते हैं। ठीक है। और लैक ऑफ एनी मीनिंगफुल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, उनको मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स की इतना कोई क्रेविंग ही नहीं है, मतलब वो चाहते ही नहीं है, और उसकी कमी भी है। तो रिपोर्ट्स ने ये बताया कि जो जिनका लैक ऑफ सोशल सपोर्ट होता है वो किसके साथ एसोसिएट किया गया है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल के साथ, जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग, इन सब चीज़ों के साथ। ठीक है।
मतलब ज़्यादा एक्टिव नहीं है वो लोग अपनी ज़िंदगी में, बहुत लेज़ी लेथार्जिक बिहेवियर है उनका। ये सब क्या हार्मफुल होती है हेल्थ के लिए। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसोसिएशन होता है सोशल सपोर्ट में के साथ, ठीक है, उतना ही लोअर मोर्टालिटी रेट्स होता है। ये एक मेटा एनालिसिस में पता चला है, ठीक है, कि अगर आप में ज़्यादा अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, अगर आपके सोशल सपोर्ट बहुत अच्छा है, तो आपकी जो मोर्टालिटी रेट होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। अब पीपल हु हैव गुड सोशल सपोर्ट सिस्टम, जिनका सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा होता है, वो अच्छे से डील कर पाते हैं स्ट्रेस से इन अ बेटर वे, ठीक है, और वो उनकी हेल्दी हैबिट्स होती हैं वो, और अवॉइड करते हैं रिस्की बिहेवियर्स। ये रिस्की बिहेवियर कैसे, स्मोकिंग वगैरह, और हेल्दी हैबिट जैसे कि एक्सरसाइज रिजीम को ज्वाइन करना एंड एवरीथिंग, ठीक है। अब सोशल सपोर्ट नॉट ओनली प्रोवाइड्स एंकरेजमेंट, ये ना ही सिर्फ हमें एंकरेज करता है टू मेक चेंजेस इन बिहेवियर एंड वेंट आउट, कि वेंट आउट करने में इमोशंस को, बट ऑल्सो डेवलप करता है कॉन्फिडेंस, कि हम फेस कर सके स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को, इन कंपैरिजन टू दोज हु हैव फ्यूअर सोशल रिसोर्सेज, जिनके सोशल रिसोर्सेज कम होते हैं, ठीक है। अगर उनको देखें और उनको देखें जिनके गुड सोशल रिसोर्सेज हैं, तो हम ये देख सकते हैं कि वो जो लोग ज़्यादा अप्रेज करते हैं स्ट्रेसर्स को एज लेस थ्रेटनिंग। अगर मेरे टाइज सोशल टाइज अच्छे हैं, तो मैं चीज़ों को इतना थ्रेटनिंग नहीं देखूंगी। मुझे पता है कि देयर आर पीपल हु विल सपोर्ट मी इन माई बैड टाइम्स, राइट। सोशल सपोर्ट में ऑल्सो हैव स्ट्रेस बफरिंग इफेक्ट, इससे स्ट्रेस बफरिंग इफेक्ट भी होता है। ये रिड्यूस कर देता है उसके फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस, ठीक है, किसके, स्ट्रेस के। इसको हम स्ट्रेस बफरिंग हाइपोथेसिस भी कहते हैं, विच स्टेट दैट जो सोशल सपोर्ट है वो प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम डेवलपिंग एनी डिजीज, उससे हम डिजीज डेवलप नहीं करते हैं, डेथ, एज इट रिड्यूसेस द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस, क्योंकि जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं स्ट्रेस के वो रिड्यूस हो जाते हैं। ये भी देखा गया था कि जो सोशल सपोर्ट होता है वो हेल्प करता है किसमें, रिडक्शन ऑफ डिप्रेशन एंड एनजाइटी में अमंग पीपल, ठीक है, जो हाई स्ट्रेस में होते हैं। अब अगर सोशल सपोर्ट है तो स्ट्रेस कम हुआ, तो उनको ये सब मैनिफेस्ट ही नहीं होंगे ये डिसऑर्डर्स, ठीक है। डायथीसिस स्ट्रेस मॉडल में भी हम लोग ये सब चीज़ें देख चुके हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो बेटर फिजिकल हेल्थ, मैरिज जो है हैज़ बीन फाउंड टू बी गुड सोशल सपोर्ट। मैरिज एक अच्छा सोशल सपोर्ट है फॉर इन्हांसिंग हेल्थ थ्रू, इट मे बेनिफिट, सॉरी, दो इट मे बेनिफिट, ये सिर्फ कुछ पीपल को बेनिफिट करती है, ठीक है, और ज़्यादातर मेन को बेनिफिट करती है रेदर देन विमेन, क्योंकि जो विमेन होती हैं वो जनरली केयर गिवर का रोल प्ले करती हैं, तो वो ज़्यादा केयर प्रोवाइड करती हैं और रिसीव कम करती हैं, ठीक है, इसीलिए इसमें ज़्यादा बेनिफिट जो है वो मेन को होता है। अब सोशल सपोर्ट जो है वो लिंक किया जाता है किसके साथ, परसेप्शन ऑफ पर्सनल कंट्रोल इन सम वे। अब पर्सनल कंट्रोल क्या है वो अब हम यहाँ देखेंगे, ये है सेकेंड पॉइंट ऑफ आर कोपिंग स्ट्रैटेजीज। तो पीपल आर बेटर एबल टू कोप विथ स्ट्रेसेस, वो अच्छे से कोप कर सकते हैं स्ट्रेसेस ऑफ देयर लाइफ व्हेन दे फील दैट उनका कोई कंट्रोल है अपने इवेंट्स पे, या जो भी उनके आसपास हो रहे हैं। अगर आपको पता है कि आपका एग्जाम है और आपने सिलेबस कर रखा है, तो आप ज़्यादा अच्छे से स्ट्रेस से कोप कर पाओगे, आपको इतना डर नहीं लगेगा कि एग्जाम है, राइट। तो अब जो रॉटर है इन्होंने एक्सप्लेन किया था कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस ऑफ कंट्रोल। लोकस ऑफ कंट्रोल की बात की थी, प्रपोजिंग दैट वन कैन गॉज द एक्सटेंट टू विच वन फील्स, ठीक है। मतलब हम एक्सटेंट जो भी है उसको गॉज कर सकते हैं कि किस चीज़ का, कि वो कंट्रोल कर सकते हैं इवेंट्स, जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं उनकी लाइफ में, ठीक है। वही है कि अगर आप आपकी जो जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स इन लाइफ है, अगर आप उन पे कंट्रोल है आपका, तो ऑब्वियसली आपको स्ट्रेस कम होगा। पीपल विद एन इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, जिनका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है, वो बिलीव करते हैं कि जो कंट्रोल है, ठीक है, उनका अपनी लाइफ पे खुद है, और जिनका एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है उनको लगता है कि लक, फेट और दूसरों का बिहेवियर है जो इन्फ्लुएंस कर रहा है उनकी लाइफ को। तो जो रेलेवेंस है इनको कॉन्सेप्ट की, वो सपोर्टेड बाय स्टडी ने भी ये सपोर्ट किया था, इन विच पीपल विद हायर इंटरनल लोकस, जिनका हायर इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल था, उन्होंने ज़्यादा अच्छे से अडेप्ट कर लिया था क्रॉनिक इलनेसेस से, ठीक है, जिनका वो था, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल था। और एक और स्टडी थी, ये देखा गया था कि जो पर्सनल कंट्रोल होता है उसने भी उस जो ये पर्सनल कंट्रोल होता है इसने एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन देता है ये भी हमारे हेल्थ में,
ठीक है, ऑफ रेजिडेंट्स जिन्होंने, और उसके बाद उनका फॉलो अप भी दिया गया 3 हफ्ते बाद, तो उसमें ये पाया गया कि यू नो फाउंड दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी इंड्यूस्ड ग्रुप, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, जो भी वो स्टडी थी उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, उनका बेटर इम्प्रूवमेंट था मेंटल और फिजिकल हेल्थ में, और उनके जो मोर्टालिटी रेट था वो बहुत कम था कंपैरिजन ग्रुप से। कंपैरिजन ग्रुप कौन था? वो था जिसको ऑब्वियसली वो ड्यूटीज़ वगैरह नहीं दी गई थी। अब परसेप्शन ऑफ कंट्रोल जो है, वो जब हमें पता है कि हमारा कंट्रोल है, तो वो इन्हांस कर देता है हमारी सेल्फ एस्टीम भी, राइट। तो इट इन्हांस हेल्थ बाय प्रोवाइडिंग अ बफर अगेंस्ट स्ट्रेस, स्ट्रेस के अगेंस्ट बफर मिल जाता है, और रिड्यूस कर देता है हार्मफुल फिजियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज जो होते हैं स्ट्रेस के। अब आता है ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म क्या है? ये एक ट्रेट है जो, जिसमें इंसान जो है वो एक्सपेक्ट करता है कि बुरे टाइम में भी उनको ना सब अच्छा दिखता है, एक पॉजिटिव आउटलुक होता है। वी मे एक्सपेक्ट गुड थिंग्स टू अकर, कि अच्छी चीज़ें होंगी बहुत फ्रीक्वेंटली, बैड थिंग्स से ज़्यादा, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक पीपल वो होते हैं जो एक्सपेक्ट करते हैं कि गुड थिंग्स होंगी, ठीक है। वाइल जो पैसिमिस्टिक लोग होते हैं उनको ऐसा लगता है कि मतलब हमेशा बैड थिंग्स होती हैं, ठीक है। दिस बिलीफ ऑफ आउटकम, ये जो बिलीफ होता है हमारा, ठीक है, ये इसका जो आउटकम है वो इन्फ्लुएंस करता है हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को और हमारी वेलबींग को, कि हम कैसे कोप करेंगे स्ट्रेस के साथ। अब ठीक है, अब यहाँ पे अम, जो परसीव्ड स्ट्रेस होता है, राइट, जो परसीव स्ट्रेस्ड और इमोशनल डिस्ट्रेस होता है, जो हमने परसीव कर लिया कि भाई स्ट्रेस है, ठीक है, और हमें इमोशनल डिस्ट्रेस है, ये कम होता है ऑप्टिमिस्टिक लोगों में, क्योंकि वो स्ट्रेस को परसीव नहीं करते, वो देखते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, काइंड ऑफ एक पॉजिटिव आउटलुक होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू पैसिमिस्ट। क्योंकि पता है एक स्टडी में भी देखा गया था कि जो पेशेंट्स हैं, जो जिनको कैंसर है, उनमें भी ये जो परसीव्ड स्ट्रेस ज़्यादा था वो ज़्यादा पैसिमिस्टिक थे। अब ऑप्टिमिज्म एज कम्पेयर टू पैसिमिज्म इज एसोसिएटेड विद फिजिकल हेल्थ बेनिफिट्स। अगर आप ऑप्टिमिस्टिक हो तो आपके बहुत सारे फिजिकल हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, और मोर्टालिटी रेट भी कम हो जाता है फ्रॉम कार्डियोवैस्कुलर, ठीक है, आपको मतलब हार्ट अटैक वगैरह नहीं होते हैं ऑब्वियसली अगर स्ट्रेस नहीं है तो, ठीक है। द रीजन एज टू वाई ऑप्टिमिस्टिक हैव बेटर हेल्थ देन पैसिमिस्ट कुड बी मैनी, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि पहला, ऑप्टिमिस्टिक जो होते हैं उनके बेटर सोशल सपोर्ट सिस्टम होता है, इनका ज़्यादा अच्छा है, तो वो पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस होती है इनकी, और ये ज़्यादातर टाइम जो है वो किस में लगाते हैं? इन बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। अब ये एज कम्पेयर टू पैसिमिस्ट लोगों की बात की गई है। जो ऑप्टिमिस्टिक्स होते हैं ये क्या करते हैं? इनका पॉजिटिव मूड रहता है, जो इनको हेल्प करता है रिकवर, टू रिकवर फ्रॉम कार्डियोवैस्कुलर रिस्पॉन्सेस जो स्ट्रेस की वजह से आ रहे हैं, और इनकी बेटर इम्यून फंक्शनिंग होती है, सिंस दे बिलीव कि जो गुड थिंग्स होती हैं वो होती हैं, दे परस्यू गोल इवन इन स्ट्रेस। सो वी कैन से दैट देयर इज की डिफरेंस बिटवीन ऑप्टिमिस्टिक एंड पैसिमिस्टिक इन द वे दे मैनेज स्ट्रेस, जैसे वो अपना मैनेज करते हैं स्ट्रेस को, और काइंड ऑफ कोपिंग स्ट्रैटेजीज जो वो यूज़ करते हैं, सब में डिफरेंस है। अब आता है प्रॉब्लम फोकस्ड एंड इमोशनल फोकस्ड कोपिंग में। अब फॉकमैन एंड लजारिस ने दी थी 1980 में, ठीक है। अब इन्होंने कंसेप्चुलाइज किया था दो इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ कोपिंग स्ट्रैटेजीज होती है, पहला होता है प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग एंड इमोशनल फोकस्ड कोपिंग। ये जो अप्रोच थी दोनों डिफरेंट थी। प्रॉब्लम फोकस्ड में क्या था? ये एम करते हैं कि हम जो सोर्स ऑफ स्ट्रेस है, ठीक है, उसी को ही चेंज कर देंगे, वाइल जो इमोशनल फोकस्ड होती है ये फोकस करती है किसमें, कि हम मैनेज करेंगे इमोशन को, दैट अकर्स अलोंग विद स्ट्रेस, जो स्ट्रेस के साथ जो इमोशन आ रहा है हम उसको मैनेज करेंगे, इमोशन पे फोकस करते हैं। अभी दोनों ही स्ट्रैटेजीज जो है वो हेल्प करती हैं जिससे हम अपने स्ट्रेस से कोप कर सकें। जो प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग होती है ये इन्वॉल्व करती है डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज, इसके अंदर भी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज आ सकती हैं, जैसे कि आप एक्शन लो जिससे आप रिमूव कर सको प्रॉब्लम को, ही प्रॉब्लम ही रिमूव कर दो। इमोशनल फोकस्ड कोपिंग होती है, ये इंक्लूड करती है इमोशनल स्ट्रैटेजीज, जैसे लोगों से की कंपनी अपने फ्रेंड्स की लेना, या मतलब सोशल सपोर्ट बेसिकली, फैमिली से, ठीक है, उनसे कंफर्ट और रीअश्योरेंस लेना। अगर अब फॉर एग्जाम्पल इफ द सोर्स ऑफ स्ट्रेस इज एन एग्जाम, अगर एग्जाम है आपको उससे स्ट्रेस हो रहा है, तो प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग क्या करेगी? विल हेल्प अस शेड्यूल स्ट्रैटेजी, हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे, ठीक है, कि हम भाई यही इतनी यूनिट्स आ रही है, यही हम इस दिन पढ़ लेंगे, ये हम इस प्रिपरेटरी लीव में पढ़ लेंगे। जबकि जो इमोशन फोकस्ड है वो क्या करेंगे? वो शेयर करेंगे अपनी ये जो फीलिंग ऑफ फियर और अनहैप्पीनेस है अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, या फिर उनके साथ बाहर जाएंगे और
ठीक है, घूमने जाएंगे और रिड्यूस कर देंगे ये जो फीलिंग ऑफ डिस्ट्रेस है, बट ये एग्जाम जो ड्यू है उसमें तो हेल्प नहीं करेगा ना। तो यहीं पे हमें पता चलता है कि जो प्रॉब्लम फोकस कोपिंग है सीम्स बेटर चॉइस, ये बेटर चॉइस है। दो इन सर्टेन सिचुएशन, कुछ सिचुएशन में इमोशन फोकस्ड कोपिंग जो है वो बेटर चॉइस होती है। ठीक है, डिपेंड्स। अब कोपिंग स्ट्रैटेजीज जो होती हैं वो उनका डिफरेंट इफेक्ट होता है हर किसी की, मतलब हेल्थ में, मतलब फिजिकल और साइकोलॉजिकल जो हेल्थ होती है उस पर डिफरेंट इफेक्ट होता है। दे फाउंड दैट जो जनरली जो फोकस, ये जो प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग होती है ये कंट्रीब्यूट करती है किसको, गुड हेल्थ को, वाइल जो इमोशनल फोकस्ड जो होती है कैन लीड टू पुअरर हेल्थ आउटकम्स, इससे हेल्थ आउटकम्स अच्छे नहीं आते। जैसे कि अगर हम इमोशनल फोकस्ड कोपिंग कर रहे हैं तो इसमें क्या है, तो हम स्मोकिंग कर सकते हैं क्योंकि हम लोग वो जो डिस्ट्रेस है उसको भगाने के लिए इमोशन को इमोशन पे फोकस कर रहे हैं ना, तो स्मोकिंग कर सकते हैं, ड्रिंकिंग, ईटिंग टू डील विद फीलिंग्स ऑफ हर्ट ड्यू टू रिलेशनशिप इशू। अगर रिलेशनशिप इश्यूज में हम हर्ट हैं तो हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं, राइट। अब जो कि मे ओनली लीड टू अ लोअर वंस हेल्थ, मतलब आपकी जो हेल्थ है उसको इफेक्ट आएगा। मैं बहुत सारी स्टडीज ने ये भी दिखाया है कि बेनिफिट्स क्या क्या है प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग के, एज कम मतलब व्हेन कंपेयर टू इमोशन फोकस्ड कोपिंग ऑन हेल्थ। ठीक है, जब हम डील करते हैं क्रॉनिक स्ट्रेस से, ठीक है, जब हम सपोज डिस्क्रिमिनेशन है, डायबिटीज़ है, इन्फेक्शन है, ये सब के थ्रू दिखाया गया था। ये इन्फेक्शन भी HIV वाला था। ठीक है, इट इज़ यूज मोर ऑफन बाय ऑप्टिमिस्टिक, ये जो है प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग है जनरली कौन जो ऑप्टिमिस्टिक लोग होते हैं वो यूज़ करते हैं। ठीक है, with to cope with specific stressful situation rather than avoiding it. This probably explain why। अब इससे हमें क्या एक्सप्लेन होता है कि क्यों एडजस्टमेंट बेटर होती है किसमें, ऑप्टिमिस्टिक लोगों में देन पैसिमिस्टिक, क्योंकि वो प्रॉब्लम फोकस लेते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम को ही सॉल्व करते हैं। अदर काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज भी होती है जैसे सोशल कोपिंग एंड मीनिंग फोकस्ड कोपिंग। अब सोशल कोपिंग में क्या है कि इन्वॉल्व करते हैं हम दूसरे लोगों को, फ्रॉम होम सपोर्ट इज टेकन, इनसे हम सपोर्ट ले रहे हैं। ठीक है, और फोकस्ड कोपिंग में, मीनिंग फोकस्ड कोपिंग में क्या होता है कि एम्फेसिस किस पे होता है, मीनिंग दैट द पर्सन परसीव फ्रॉम स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस। जो भी स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस है उसका जो भी मीनिंग जो इंसान है जो परसीव कर रहा है उस पर हम एम्फेसिस देते हैं। से फाइंडिंग मीनिंग इन द स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस, अगर आप मीनिंग निकाल लेते हो स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस का, वो हेल्प करता है टू कोप इन एंड मेकिंग इम्प्रूव्ड एडजस्टमेंट। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक इसमें जो है वो है कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग एज अ कॉग्निटिव मैकेनिज्म। तो अब जो टर्म है कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चर वाज इंट्रोड्यूस्ड वाइल डिस्क्राइबिंग अ कोपिंग मैकेनिज्म। ठीक है, ये जो टर्म है कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चर ये इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, जब वो कोपिंग मैकेनिज्म की बात कर रहे थे फॉर पीपल जो स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर से सफ़र करते हैं। इनका जो एम था वो ये था टू मॉडिफाई द डायलॉग जो हमारे अंदर चलते हैं, हम अपने आप से बातें करते हैं, राइट। तो इंटरनल जो डायलॉग्स चलते हैं, ठीक है, उसको मॉडिफाई करना जिससे हम लोग स्ट्रेस को कोप कर सके। ठीक है, बाय मेकिंग कॉन्वर्जेशन इनसाइड द माइंड, माइंड के अंदर जो हमारी कॉन्वर्जेशन चल रही हैं। दिस प्रोसेस वाज आल्सो रेफर टू अ स्ट्रेस इनॉक्यूलेशन, जहाँ पे हम क्या करते हैं, बाय इवन व्हेन नेगेटिव थिंग्स हैपन इन आवर लाइफ, हम उसको, अगर हमारी लाइफ में कोई नेगेटिव थिंग हो रही है तो हम अपने आप से कैसी बातें कर रहे हैं, हम पॉजिटिवली सोच पा रहे हैं। ठीक है, अब बेक और बंडूरा जो थे उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया था इस थ्योरी को, और उन्होंने कहा था कि स्ट्रेस को हम इफ़ेक्टिवली डील कर सकते हैं जब हम क्या अपना परसेप्शन को चेंज कर लें कॉग्निटिवली। अब कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चर जो है वो कैन बी यूज्ड एज कोपिंग स्ट्रैटेजी, हम कोपिंग स्ट्रैटेजी की तरह यूज़ कर सकते हैं जिससे हम क्या रिड्यूस कर सके स्ट्रेस को। ठीक है, इट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस, ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जिसमें हम डायलॉग इनिशिएट करते हैं अपने माइंड के अंदर। इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। पहला, हम पहले अवेयर होते हैं कि कोई स्ट्रेसर है, सपोज कोई एग्जाम है, हमें पता चल गया। अब आइडेंटिफाई करेंगे इमोशन और एटीट्यूड टूवर्ड्स दिस फ्रस्ट्रेशन। अब हमें स्ट्रेस आ रहा है क्योंकि भाई एग्जाम है, तो अब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा एटीट्यूड कैसे, क्या मैं पढ़ना चाह रही हूँ या मैं निगलेक्ट करना चाह रही हूँ, राइट। फिर प्राइमरी अप्रेजल इज गिवन टू अ स्ट्रेसर, प्राइमरी अप्रेजल दिया जाता है कि हम अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या कैसी फीलिंग एसोसिएटेड है उसके साथ। ठीक है, अंडरस्टैंड करते हैं पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इन्वॉल्व विद सिचुएशन इफ मे अनेबल टू रिजॉल्व, अगर हम रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा जो परसेप्शन है वो नेगेटिव है। ठीक है, मतलब हमारा जो अगर परसेप्शन भी नेगेटिव है और हम रिजॉल्व भी नहीं कर पा रहे हैं, डिफेंसिव है,
ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, हम फिर सेकेंडरी अप्रेजल देंगे। सेकेंडरी अप्रेजल में क्या होता है, इसमें इन्वॉल्व होती है सिचुएशन जहाँ पे हमारा माइंड जो है वो अगेन टू गेट एन ऑब्जेक्टिव व्यू पॉइंट ऑफ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। मतलब पहले प्राइमरी अप्रेजल दिया गया, ठीक है, स्ट्रेसर को, जिसमें हम लोग अंडरस्टैंड करें कि कैसी फीलिंग है हमारी सिचुएशन को लेकर। ठीक है, अगर हम अनेबल टू रिजॉल्व प्रॉब्लम, ठीक है, हम रिजॉल्व नहीं कर पाए प्रॉब्लम, और हमारा परसेप्शन भी नेगेटिव है कि भाई मेरे से तो हो ही नहीं पाता, मेरी तो ज़िंदगी ऐसी है एंड ऑल, तो और हम डिफेंसिव है, तो हम लोग फिर क्या सेकेंडरी अप्रेजल में चले जाते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो माइंड है वो फिर से ऑब्जेक्टिव व्यू में चला जाता है, ठीक है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन की। अगर इंसान जो है वो चाहता है कि वो चेंज करे अपने फ्रेम ऑफ माइंड को और एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, कि हमें अपने ओपिनियन को चेंज करना चाहिए, ठीक है, इफ वन इज विलिंग टू चेंज, वो चाह रहा है कि वो चेंज करे, जो उसका माइंड का जो फ्रेम है, और एक्सेप्ट करना चाह रहा है चेंज, चेंज ऑफ ओपिनियन, प्रेफरेबली टेकिंग अ न्यूट्रल स्टैंड, न्यूट्रल स्टैंड ले रहा है, ठीक है, सिचुएशन में, ठीक है, इसमें क्या है कि मतलब उसका जो एटीट्यूड है, ठीक है, न्यूट्रल स्टैंड ऑन द सिचुएशन, सिचुएशन में न्यूट्रल स्टैंड रखना है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, और फिर ऑप्शन फॉलोइंग दिस द ऑप्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एटीट्यूड चेंज, और एटीट्यूड चेंज की तरफ इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है, ठीक है। अभी जो न्यू फ्रेम ऑफ माइंड है ये इनकरेज करेगा सब्सटीट्यूट करने का पॉजिटिव एटीट्यूड को नेगेटिव एटीट्यूड से ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल एनकाउंटर। जैसे कोई स्ट्रेसफुल एनकाउंटर हुआ तो हम नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट से सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। वी नीड टू इवेल्युएट इफेक्टिवनेस, हमें इफेक्टिवनेस भी इवेल्युएट करनी पड़ेगी ऑफ न्यू फ्रेम ऑफ माइंड जो हमारा है उसका। इफ इट डज नॉट वर्क, अगर ये वर्क ही नहीं कर रहा तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो एटीट्यूड है उसको फिर से मॉडिफाई करना पड़ेगा बाय द रीअप्रेजल। दिस प्रोसेस कैन बी फॉस्टर्ड बाय यूजिंग सर्टेन रिलैक्सेशन टेक्निक्स, कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स के बाद ही हमें करते हैं, जिससे जो हमारा दिमाग है वो काम डाउन हो जाए, थोड़ा शांत हो जाए। जब हमारा माइंड रिलैक्स होता है वो ज़्यादा ओपन होता है और रिसेप्टिव होता है कि हम कोई न्यू पर्सपेक्टिव को समझ सकें, अडॉप्ट कर सकें, ठीक है, और उसको हम ज़्यादा पॉजिटिव कर सकें। सम टाइम जब स्ट्रेस होता है वी फील कि हम लोग, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, एंड वी फील अदर्स आर रिस्पॉन्सिबल, बाकी लोग रिस्पॉन्सिबल है हमारी स्टेट के लिए, और फीलिंग होती है हमारे अंदर एक विक्टिम वाली, ठीक है, विक्टिमाइजेशन क्रॉप्स अप, एंड वी ब्लेम अदर्स फॉर आर प्रॉब्लम, हमारी प्रॉब्लम के लिए हम दूसरों को ब्लेम करते हैं। एंड इससे क्या होता है, एक चेन रिएक्शन चालू हो जाता है, एक मिनट, एक चेन रिएक्शन चालू हो जाता है, जैसे टॉक्सिक थॉट्स हो गए, फिर इंड्यूसिंग फीलिंग्स ऑफ शेम, गिल्ट एंड एपैथी आ रही है। अब इंटरनल जो डायलॉग्स हम करते हैं वो जनरली नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं। अब यहाँ पे हेयर कम्स द रोल ऑफ पॉजिटिव सेल्फ अफर्मेशंस, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये हेल्प करती है कि हम लोग ये हमें रेस्क्यू करती है और इन्हांस करती है हमारे सेल्फ एस्टीम को और सेल्फ कॉन्फिडेंस को। अब जब हम रीफ्रेम करते हैं अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को, तो हम क्या करते हैं, हम फोकस करते हैं पॉजिटिव साइड को और एक्नॉलेज करते हैं नेगेटिव की, भाई ये नेगेटिव है, और लेकिन हम फोकस किस पे होता है, हम पॉजिटिव पे रखते हैं। बट हमारी जो अटेंशन है ना, हम शिफ्ट करते हैं अपनी अटेंशन को नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ठीक है, क्योंकि हम एक्नॉलेज उसको भी कर रहे हैं लेकिन हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ही जाएंगे, इसलिए हम उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो हम इसमें क्या थिंक करना होता है, प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है अपनी सिचुएशन के लिए, एंड हमें गो विद द फ्लो करना होता है जब हम विद द चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव, कि हम पर्सपेक्टिव को चेंज करेंगे। सो बाय दिस वी कंप्लीटेड स्ट्रेस एंड कोपिंग। अब इसके अंदर ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ और भी आती हैं, वेट लेट मी टेल यू। तो यस, तो हम इसके अंदर ना डायथीसिस स्ट्रेस मॉडल की बात करेंगे। डायथीसिस का मतलब क्या होता है, प्री डिस्पोजिशन, ठीक है, इसमें क्या होता है, इट इज़ अ टेंडेंसी टू सफ़र फ्रॉम अ पर्टिकुलर कंडीशन और टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे। अब डायथीसिस क्या हो सकता है, अब प्रीडिस्पोजिशन या जो हमारी वर्नरेबिलिटी होती है, और स्ट्रेस क्या है, इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर हो सकते हैं, ठीक है, इससे क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ द डिसऑर्डर होता है, ठीक है, द स्ट्रॉन्गर द डायथीसिस, जितने ज़्यादा हम वल्नरेबल होंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, अब हमारा डिसऑर्डर भी उतना ही ज़्यादा होने का मतलब द स्ट्रॉन्गर विल बी द
मैनिफेस्टेशन ऑफ द द डिसऑर्डर और द इलनेस। ठीक है, अगर अब जैसे डायथिसिस में क्या आएगा, इनहेरिटेड हमारी जो प्रीडिस्पोजिशन होगी। ठीक है, और स्ट्रेस में हमारा पेरेंटल ट्रॉमा, चाइल्डहुड और सेक्सुअल अब्यूज, ठीक है, या फिर फिजिकल अब्यूज हुआ, या कोई फैमिली कन्फ्लिक्ट, तो इससे क्या है, कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होने की जो यू नो एक वो है, होने की जो संभावना है वो बढ़ जाएगी, राइट। इसको हम कहते हैं डायथिसिस स्ट्रेस मॉडल। ठीक है, तो इसमें डिसऑर्डर मैनिफेस्ट हो जाएगा अगर हाई वल्नरेबिलिटी है और हाई अमाउंट ऑफ स्ट्रेस है तो। ठीक है, और लो है अगर तो नहीं होगा। ठीक है, तो कंपोनेंट्स इसमें क्या है कि डायथिसिस, इसका मतलब क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ सम बायोलॉजिकल एब्रेशन। सेकेंड होता है डायस्थीसिस में कैरी ए वल्नरेबिलिटी टू डेवलप साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, दिस मीन्स दैट द पर्सन इज रिस्क और प्री डिस्पोज टू डेवलप द डिसऑर्डर। और दूसरा है पैथोजेनिक स्ट्रेसर्स। अब इसके अंदर ना यू नो ये गैस मॉडल की भी बात कर सकते हैं, जनरल अडेप्टिव सिंड्रोम। इसके अंदर यही होता है कि पहले एक अलार्म रिएक्शन होती है, ठीक है, नॉर्मल रेजिस्टेंस जिससे, फिर उसके बाद हम एक रेजिस्टेंस स्टेज पे चले जाते हैं, और फिर एक स्टेज ऑफ एग्जॉशन आ जाती है जिसे हम बर्नआउट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें वही इसकी बात करते हैं। और एक होता है एलोस्टेटिक लोड, उसके अंदर क्या होता है, वियर एंड टीयर ऑफ द बॉडी। ठीक है, जिससे क्या होता है, विच एक्यूमुलेट्स एज एन इंडिविजुअल इज एक्सपोज टू क्रॉनिक स्ट्रेस। जब ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो पहले क्या है, अंडर लोड, फिर होता है मोरल लोड, फिर एक ऑप्टिमल लेवल, फिर ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ता ही चला जाता है तो एग्जॉशन एंड ब्रेक डाउन होने लग जाता है इंसान का। ठीक है, तो कितना स्ट्रेस लेवल है उसके हिसाब से ये ब्रूस ने दिया था। ठीक है, अब ये बहुत तरीके का हो सकता है एलेस्थेटिक जो लोड है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इससे मल्टीपल हेल्थ कंडीशंस हो सकती है, जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज, डायबिटीज, कैंसर, मेंटल हेल्थ इफेक्ट्स, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एवरीथिंग, राइट। सो और इसके अलावा हम एच पी एक्सिस की भी बात कर सकते हैं, जैसे कि हाइपोथैलेमस से फिर स्ट्रेस हुआ तो हाइपोथैलेमस से सी आर एच यानी कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजियन हार्मोन जो है वो ट्रिगर हुआ, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से ए टी सी एच यानी अडेनो कॉर्टिकोट्रॉफिन हार्मोन, ये हमने देखो उसमें स्किज़ोफ्रेनिया में भी देखा था। फिर उससे कोर्टिसोल, फिर फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स जो क्या है, डिक्रीज कर देता है हमारी इम्यूनिटी और डिसरेगुलेशन ऑफ हार्मोन्स और साइकेट्रिक डाइजेस्टिव इशूज। सो इसमें हम यही करेंगे। सो बाय दिस वी कंप्लीटेड दिस स्ट्रेस एंड कोपिंग वाला टॉपिक। आई होप आपको सब समझ आया हो। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।